तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज सर आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले हमने बीए के लेक्चर में संचालन के बारे में, संचालन के महत्व के बारे में और कुछ विधान देखे थे। तो आज इस लेक्चर में उसके आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आपका आज का टॉपिक स्टार्ट होगा संचालन के स्तर से। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आपको मैंने डायग्राम एक बनाया है जो आपको दिख रहा होगा। इसमें हम संचालन के स्तर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हम किसी भी कंपनी का, किसी भी इकाई का संचालन देखते हैं तो मुख्यतः वो 3 भागों में बटा हो सकता है। ठीक है, तो हम चलिए इनकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको ये बता दूं कि ये डायग्राम आपके 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ चुका है। यानी कि आप ये डायग्राम बनाते, इसके अंदर की आप डिटेलिंग कर देते तो आपको 3 मार्क्स मिल जाता। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम का ऊपरी हिस्सा दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा है और इस साइड मैंने डायग्राम का नाम लिखा हुआ है कि इसको किस नाम से जानते हैं, और इस साइड उसमें आने वाले अधिकारियों के नाम लिखे। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और पूरे 3 में से 3 मार्क हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला जो पार्ट है, जो पहला नंबर मैंने लिखा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो पहला पार्ट है वो सबसे ऊपरी लेवल पे आता है, तो उसे हम उच्च स्तर के नाम से जानेंगे, और इसका दूसरा नाम सर्वोच्च और शिखर स्तर भी है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर स्तर की शुरुआत ऊपर से होगी, ना कि नीचे की ओर से। ठीक है, आप यहाँ पर 1 2 3 करके मत लिख देना, नहीं तो आपका ये डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो पहला स्तर होगा, जो ऊपरी स्तर होगा, वो आपका पहला स्तर माना जाएगा। ठीक है, तो ऊपरी स्तर को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा पहला स्तर है ऊपरी स्तर, उसे हम उच्च स्तर के नाम से, और इसके दूसरा नाम सर्वोच्च स्तर, और इसे शिखर स्तर के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम इसके इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा कि उच्च स्तर को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इस स्तर में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो उच्च स्तर में शामिल होने वाले अधिकारी कौन कौन से हैं? तो उसमें ट्रस्टी, देखिए जिसका स्तर है, जिसका कंपनी है, वो ट्रस्टी आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद संचालक मंडल, ठीक है, जिसमें जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का क्या होता है, समावेश होता है। यानी उच्च स्तर में सारे टॉप लेवल के अधिकारी आते हैं, जो क्या करते हैं, प्लानिंग को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी प्लानिंग बनाते हैं। उन सभी अधिकारी को यहाँ समावेश होता है। उच्च स्तर में टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ट्रस्टी के साथ 4 अधिकारी आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में आपको जीएम और एमडी लिखा है, तो उसका इधर फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सीईओ का फुल फॉर्म आप पीछे पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि हमारा दूसरा स्तर है मध्य स्तर और विभागीय स्तर, जिसे हम इसके नाम से जानते हैं। वो क्यों, अभी आप समझ जाएंगे, और इसे हम अधिकारियों का स्तर भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मध्य स्तर को विभागीय स्तर क्यों कहते हैं, अधिकारियों का स्तर क्यों कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य स्तर में अलग अलग विभागों की रचना होती है। तो दूसरे नंबर का हमारा जो स्तर है वो मध्य स्तर है। इसमें टोटल 5 विभाग बनते हैं हमारे। ठीक है, और उन 5 विभाग का एक स्पेशल अधिकारी होता है, जो अपने अपने विभाग तक की निगरानी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 विभाग किस प्रकार से, तो देखिए मैंने लाइन टू लाइन ही लिखा है, उसको आपको इसी तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको ये 5 भाग भी याद करा दूंगा, तो आप सिर्फ इस ट्रिक को ध्यान में देखें। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है अपने आप से कि अगर आपको कोई चीज़ बनानी है कंपनी में, या आप कंपनी के मालिक हो, आपको कोई चीज़ उत्पादन करनी है, तो आप कौन कौन सी चीज़ ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको क्या चाहिए, तो आपको कच्चा माल चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि सबसे पहले हमें कच्चा माल चाहिए होगा। तो यानी कि पहला हमारा काम होगा कि हम कच्चा माल खरीदें। ठीक है, तो आपके जो 5 डिपार्टमेंट बने हैं ना, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको खरीदना है कच्चा माल, इसलिए आपका कौन सा डिपार्टमेंट पहले आएगा, क्रय डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आपने कच्चा माल खरीदा तो आप उत्पादन की तैयारी करोगे, तो आपका सेकंड डिपार्टमेंट मैंने लिखा है उत्पादन डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा उत्पादन विभाग मैंने लिखा हुआ है। तीसरा लिखा है मैंने कर्मचारी विभाग। क्यों, उत्पादन करने के लिए कौन चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो आपका बनेगा कर्मचारी विभाग। ठीक है, उसके बाद आपका आया है कर्मचारी उत्पादन कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सामान को बेचने जाओगे, उस वस्तु को, उस माल या सामान को बाजार में बेचने जाओगे, तो आपका विक्रय डिपार्टमेंट बनेगा। ठीक है, और बेचने से आपके पास जो पैसा आएगा उसका आप हिसाब लगाओगे, तो कौन सा डिपार्टमेंट बन जाएगा, वित्तीय विभाग। ठीक है, तो ऐसे आपके टोटल कितने विभाग हो गए, 5 विभाग हो गए, और आपको इसी क्रम में याद करना है। आप बुक में देखोगे तो उसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है, सारे नाम यही हैं पर आगे पीछे हैं। मैंने आपको इनके लिए अरेंज किया है अच्छी तरीके से, कि जिससे आप इसको याद कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ऐसे नई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन ऑन कर सकते हैं और घंटी का निशान वो दबा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा हमारा यहाँ पर स्तर है
निम्न स्तर, ठीक है, जिसे हम कार्यकारी स्तर के नाम से भी जानते हैं। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से अधिकारी आते हैं? तो इसमें जॉबर, फॉरमैन और निरीक्षक आता है। निरीक्षक को हम इंग्लिश में सुपरवाइजर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम पूरा होता है। तो आपको इन सारी बातों को याद रखना है। इसके अंदर एक भी चीज़ ऐसी कोई ना हो जो एग्ज़ाम में ना आई हुई है। इसमें से हर एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है, अलग अलग तरीके से या तो फिर डिटेलिंग तरीके से एग्ज़ाम में ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारे संचालन के स्तर के हमने अभी डायग्राम देखा और उसके अंदर आने वाले अधिकारियों के नाम देखे। अब हम इनके कार्यों के बारे में समझेंगे। इसका मतलब कि संचालन के हर एक स्तर के कुछ कार्य हैं जो उस डिपार्टमेंट तक सीमित होते हैं, ठीक है। तो उन कार्यों को हम देखने वाले हैं कि भाई इकाई में अगर उच्च स्तर बनाया गया है तो वो क्या काम करता है, मध्य स्तर बनाया गया है तो वो क्या काम करता है, और हमारा जो निम्न स्तर है उसका काम क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उच्च स्तर से, ठीक है। तो उच्च स्तर देखो सबसे ऊपर की ओर होता है। तो सबसे ऊपर की ओर जो चीज़ होती है उसे हम शिखर कहते हैं, यानी शिखर मतलब टॉप लेवल, ठीक है। तो उच्च स्तर को हम शिखर स्तर के नाम से भी जानते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उसी को हम सर्वोच्च स्तर भी कहते हैं। तो उसे हम सर्वोच्च स्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि संचालन का पहला स्तर है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से लोग आते हैं इसकी चर्चा हमने पीछे कर ली। ट्रस्टी, संचालन मंडल, ठीक है, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, इन सभी का समावेश यहाँ पर होता है। याद रखिएगा जो सीईओ होता है ना, उसका फुल फॉर्म तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा, ठीक है। पर इसका जो हिंदी नाम है वो है मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, ठीक है। तो एग्जाम में आ चुका है, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ट्रस्टी करता है, ठीक है, संचालक मंडल करता है। या फिर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी कौन से स्तर में समावेश होता है इसका? तो आपको आंसर लिखना है उच्च स्तर में, ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च स्तर में ट्रस्टी मुख्य होता है, ठीक है, वह संचालक मंडल की नियुक्ति करता है और मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति करके जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करता है। यानी यहाँ पे आपको एक प्रोसेस बता दी गई है कि किस तरीके से कंपनी में प्रोसेस होती है। तो कंपनी जो ट्रस्टी की होती है वो क्या करेगा? सबसे पहले संचालक मंडल की नियुक्ति करने के लिए क्या करेगा? तो संचालक मंडल की नियुक्ति करके मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी मतलब सीईओ की नियुक्ति करेगा, और इन्हीं की परमिशन और इजाज़त लेकर, इजाज़त परमिशन नहीं बोल सकते, इन्हीं की राय मशवरा लेकर हमेशा बोल सकते हैं, ये किसकी नियुक्ति करता है? तो अधिकारियों की और जनरल मैनेजर की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि उच्च अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति ट्रस्टी कर देगा। उसके बाद वो अपने संचालक मंडल को अपना उद्देश्य बता देगा कि भाई हमारा टारगेट क्या है, और उसके आधार पर क्या करेगा? वो काम करने की शुरुआत कर देगा। तो इस प्रकार से उच्च स्तर के कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। अभी हमने इसके कार्य के बारे में नहीं पढ़ा है, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसके कार्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है कि संचालन के स्तरों की चर्चा कीजिए आकृति बनाकर। तो आपको पहले वो डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बाद इन्हीं के सभी कार्यों की आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो चलिए इनके कार्यों को हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, उच्च स्तर के कार्य के बारे में हम शुरू करते हैं। तो इसके कार्य के बारे में समझने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप इकाई के ट्रस्टी हो, ठीक है, आप मालिक हो, तो आपको अपनी सोच इकाई के मालिक के रूप में रखनी है। और इस तरीके से मैं आपको 2 एग्जाम्पल ऑफर करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे उस एग्जाम्पल का आंसर दीजिएगा और उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 ऑफर करता हूँ, आप इकाई के मालिक हो, कि आपको एक ऑफ़र मिल रहा है कि आपको साल भर में 1200 बस बनानी है, ठीक है, और आपको एक ऑफ़र मिल रहा है कि आपको साल भर में 600 कारें बनानी है, ठीक है। तो आप खुद बताइए आप कौन से ऑफ़र को पसंद करोगे यहाँ पर? तो आपका आंसर होगा कि 1200 बस का, ठीक है। क्यों? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, जिससे आपको इसमें लाभ कमाने के लिए और आपको परफेक्ट टाइम देने के लिए इसमें टाइम मिल जाएगा, जिससे आप इकाई में ज़्यादा समय तक लाभ कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने 1200 बस का इसमें उद्देश्य पसंद कर लिया है, तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। आप कार के जो आपका ऑर्डर है उसको जाने दोगे नहीं, उसको भी आप साइड में रखोगे कि भाई इसको भी हम बनाएंगे, पर उसको मुख्य उद्देश्य के रूप में हम नहीं देखेंगे, उसका टारगेट हम बाद में पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ कि अगर आप किसी भी उच्च स्तर के कार्य को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसको ट्रस्टी के रूप में आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि अगर आप इकाई के ट्रस्टी हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप ट्रस्टी के रूप में कार्य करोगे, ठीक है, क्योंकि आप इकाई के मालिक है, मैं ट्रस्टी है, और मालिक का कार्य क्या होता है कि वो उद्देश्य को निश्चित करेगी, कौन से उद्देश्य उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य की गौण उद्देश्य। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो 1200 बस वाला है और जो हमारा गौण उद्देश्य है वो 600 कार वाला है, ठीक है।
तो आपको एग्जाम्पल याद में रखना है कि सबसे पहले इकाई के रूप में आपका कार्य क्या होगा कि आप मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य निश्चित करें। दूसरा आपका काम होता है कि आप क्या करेंगे, संचालक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। आप ट्रस्टी हो, आपने उद्देश्य तो निश्चित कर लिया, पर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरीके से, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो, उसके लिए आपके अकेले की बस की बात नहीं है। आप उसके लिए इंटेलिजेंट व्यक्ति को बुलाओगे, ठीक है, कि उसके लिए आप संचालक मंडल बनाओगे और संचालक मंडल में आप किसकी नियुक्ति करोगे, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की। अभी हमने ऊपर इसके बारे में देखा कि इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो CEO, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आगे तीसरी बात लिखी हुई है कि आप क्या करते हो, उस अधिकारी के साथ एक मीटिंग लगाते हो और सामने वाले को बजट बनाने का आदेश देते हो। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो उच्च स्तर है ना, वो बजट बनाने का आदेश देता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उच्च स्तर बजट बनाने का आदेश देगा पर कभी बजट नहीं बनाता, ठीक है। तो ये आदेश किसको देता है, तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं, ये मध्य स्तर को आदेश देता है कि भाई आप जाके क्या करो, बजट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उच्च स्तर जो है वो बजट बनाने का आदेश देता है, किसको, तो मध्य स्तर को, ठीक है। और जो बजट बन के आएगा उसकी स्वीकृति भी कौन देगा, उच्च स्तर। तो पहले आप इस 3 पॉइंट को याद कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो उच्च स्तर का कार्य होता है वो ट्रस्टी के रूप में होता है। तो उच्च स्तर किस रूप में कार्य करता है, तो ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और उद्देश्यों को निश्चित करता है, ठीक है, कि हमारे लिए मुख्य उद्देश्य कौन सा है और गौण उद्देश्य कौन सा है। उसके पास उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति करता है और उन अधिकारियों को बजट बनाने का आदेश देता है, ठीक है। अब ये अधिकारी क्या करेंगे, ये सारा आदेश किसको दे देंगे, मध्य स्तर को, और मध्य स्तर जब बजट बना के देगा तो इनको ये क्या कर लेंगे, स्वीकृत कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बजट कहाँ बनता है, तो बजट मध्य स्तर पे बनता है। उसका कारण मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी अगले पॉइंट में बताऊंगा, तो आप उसको याद रखना। तो चलिए, अगर आपको लिए ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो तो मैं यहीं बता देता हूँ कि मध्य स्तर पे एक ही बजट बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा मध्य स्तर पे अलग अलग विभाग बने हुए थे, तो सारे विभाग की जानकारी उनके पास है, सारे खर्चों की जानकारी उनके पास है, तो एक अच्छा बजट बनाने में वो मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए सारा बजट का काम उन्हीं को दे दिया जाता है। और मध्य स्तर जब बजट बना देता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कहाँ भेजते हैं, उच्च स्तर पर। तो यानी उच्च स्तर का 2 काम है कि आदेश देना बजट बनाने का और उसको क्या करना, स्वीकृत करना। परंतु उच्च स्तर पे कोई बजट बनता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आदेश देता है और उसको स्वीकार करता है बजट बनाने का। चलो अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आपका बजट प्रिपेयर हो गया यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, कार्यों की सूची बनाओगे, ठीक है, आयोजन करोगे कार्यों का कि कौन कौन से काम करने हैं हमको। 1200 बस का अगर टारगेट पूरा करना है तो 1200 बस का टारगेट पूरा करने के लिए कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, कैसी कैसी व्यूह रचना अपनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस काम के लिए हमको कुछ नीति नियम भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल कि 1200 बस का ऑर्डर पूरा करना है तो महीने में हमको 100 बस बनानी पड़ेगी कम से कम। तो उसके लिए हम रोजाना कितने घंटे काम करें, कितने हम डे में वीक ऑफ रख सकते हैं, ठीक है, नाइट शिफ्ट चलेगी कि डे शिफ्ट चलेगी, तो ऐसी बहुत सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अब आपका जो भी काम होगा आप कानून की हद में रहकर करोगे, कोई, ठीक है, कोई भी आप इलीगल प्रवृत्ति नहीं करोगे यहाँ पर जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो। और अगर कोई भी फिर भी समस्या आ रही है धंधे में तो आप उसका क्या करोगे, निवारण। यानी कि उच्च स्तर क्या करता है कि अगर धंधे में कोई भी इलीगल प्रवृत्ति हो रही है या धंधे में कोई भी समस्या आ रही है तो उसका निवारण करेगा और उसको अच्छे ढंग से अपना बिजनेस चलाएगा। अब आपने क्या किया, आपने अच्छे ढंग से अपना काम किया तो आपका 1200 बस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको धंधे में क्या होगा, लाभ, ठीक है। तो आपको जो धंधे में लाभ हो रहा है ना, जैसे कि मान लो धंधे में 1200 बस से 1200 करोड़ का लाभ हुआ, एक बस पे उसको 1 करोड़ का लाभ हुआ, तो धंधे में कितने का लाभ हो गया, 1200 करोड़ का लाभ हो गया। तो क्या जो ट्रस्टी है वो 1200 करोड़ का लाभ बांट लेगा, तो नहीं। उसका जवाब होता है कि वो सभी साझेदारों में नहीं बांटेगा, वो क्या करेगा, उस लाभ को कुछ सेविंग के रूप में रखेगा, या डिविडेंड के रूप में रख सकता है, आरक्षण के रूप में रख सकता है और लाभ के पुनः विनियोग के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से लाभ का बंटवारा भी हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में साल के अंत में, वर्ष के अंत में उच्च स्तर क्या करता है कि जो भी उसने काम किए हैं वर्ष भर उस कार्यों की क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। इसमें से कम आपको एग्जाम में 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 7 से 8 पॉइंट, तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये वीडियो अरेंज करके दिया है, इस सारे टॉपिक को अरेंज किया लाइन टू लाइन। तो आप इसको इस तरीके से याद करें तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो अगर आपको इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत याद नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है हमारा मध्य स्तर। चलिए दोस्तों, हम मध्य स्तर की ओर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आपका सेकंड है मध्य स्तर, आपको इसके कार्यों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मध्य स्तर पे कौन कौन से अधिकारी आते हैं, ठीक है, और उनका काम क्या क्या होता है।
तो यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है कि मध्य स्तर जो है वो उच्च स्तर और निम्न स्तर को जोड़ने वाली कड़ी है। इसका मतलब मध्य स्तर के कारण ही उच्च स्तर और निम्न स्तर जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार से इस प्रक्रिया का वहन जो होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक और निम्न स्तर से उच्च स्तर तक वहन होता रहता है। पर वो वहन होने के लिए, वो बातचीत पहुँचाने के लिए जवाबदार स्तर कौन है? तो मध्य स्तर। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया कि इसमें कुल 5 विभाग होते हैं और जिसमें 5 अधिकारी होते हैं। अभी हमने पिछले बार बात किया था कि जो इसमें अधिकारी होंगे वो हर एक विभाग के स्पेशलिस्ट होते हैं, वही इसके अधिकारी होते हैं। तो हमारे 5 विभाग हमने बनाए थे वहाँ पर, तो यहाँ पर 5 अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने याद कराया था कौन कौन से विभाग थे, उनके सारे अधिकारी हैं, देख लीजिए। क्रय अधिकारी, उत्पादन अधिकारी, ठीक है, कर्मचारी अधिकारी, विक्रय और वित्त अधिकारी, तो इन सभी का समावेश होता है। ये लोग क्या करते हैं? तो जो भी उच्च स्तर द्वारा आदेश दिए गए हैं ना, उन सभी आदेशों का पालन करवाते हैं या पालन करते हैं। इसके बाद प्रत्येक अधिकारी जो होता है वो अपने विभाग की जवाबदारी रखता है, और कोई भी अधिकारी जो होगा वो एक दूसरे के विभाग में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए उत्पादन अधिकारी जो है उत्पादन विभाग पे ध्यान रखेगा, वो कर्मचारी, ठीक है, या अन्य किसी विभाग के लिए जवाबदार नहीं बनेगा। ठीक है, अपने विभाग में नज़र रखेगा और अपने विभाग के लिए जवाबदार बनेगा। ठीक, तो अब हम इसके कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका पहला कार्य। ठीक है, तो कार्य में सबसे पहला कार्य लिखा है कि मध्य स्तर जो है, देखो वो क्या करेगा? तो मध्य स्तर जो है वो बीच में आता है, तो उच्च स्तर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन, पहला इसका यही काम है। ठीक है, तो मध्य स्तर क्या करेगा? तो उच्च स्तर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा। दूसरा इसमें लिखा है कि आदेशों को जो दिया गया है, जो आदेश दिया गया उच्च स्तर द्वारा, उसको कहाँ तक पहुँचाएगा? निम्न स्तर तक। ठीक है, ये मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके ही आपको लिखा है जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक, तो उच्च स्तर द्वारा जो भी आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, उस आदेशों का पालन करता है, और जो भी आदेश दिए हैं उच्च स्तर ने उसको कहाँ तक पहुँचाता है? निम्न स्तर तक। ठीक है, इसके बाद अगर निम्न स्तर की कोई समस्या है ना, तो उसको भी कौन कहाँ तक पहुँचाएगा? उच्च स्तर तक। कौन? मध्य स्तर। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मध्य स्तर जो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है, मध्य में आ रहा है, ऊपर कौन है? उच्च स्तर है, और नीचे कौन है? निम्न स्तर है। तो यहाँ पर ये बात आपको बताई गई कि उच्च मध्य स्तर क्या काम करता है? तो उच्च स्तर द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उनको निम्न स्तर तक पहुँचाने का काम करेगा, और अगर मान लीजिए निम्न स्तर की कोई परेशानी है तो उसको उच्च स्तर तक भी कौन पहुँचाता है? तो ये हमारा बीच का स्तर कौन सा है? जो मध्य स्तर, वो। ठीक है, इसके हमने नाम देख चुके थे, किस किस नाम से इसको जानते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल आगे हम बढ़े इसमें क्वेश्चन की ओर। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि उच्च स्तर जो है वो बजट बनाने का आदेश देता है, और मध्य स्तर उच्च स्तर के जो आदेश है उसका पालन करेगा और बजट बनाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बजट बनाने का आदेश जो है ना वो उच्च स्तर देता है, पर बजट बनता कहाँ है? तो आपका जवाब होगा मध्य स्तर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बजट हमारा बन जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई बजट में नीति विषयक निर्णय लेने हो या कोई कंपनी के लिए निर्णय लेने हो, तो उसमें जो उच्च स्तर द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें मध्य स्तर क्या होता है? शामिल होता है, या उसमें सहायक बनता है। ठीक है, अब क्या होगा? हमारा बजट बन गया, ठीक है, नीति विषयक निर्णय में भी सहायक हो गए हम। अब क्या होगा? कंपनी में उत्पादन शुरू होगा ना, तो वहाँ पर हमको अलग अलग पद्धति निश्चित करनी पड़ेगी। तो मध्य स्तर यही करता है। मध्य स्तर क्या करता है? प्रणाली निश्चित करता है, किस प्रणाली से काम करना है, नई नई पद्धतियों का निर्माण करता है। ठीक है, उन पद्धतियों का गठन करेगा, और उस पद्धति का गठन करने के बाद जो भी योजना हमने पद्धति अपनाई वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, फिर उसका क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको एक प्रणाली निश्चित करनी पड़ती है, उसके लिए आपको नई पद्धति खोजनी पड़ती है, और उस पद्धति को फिर अप्लाई करना पड़ता है, और फिर उसकी जांच भी करनी है कि वो पद्धति सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मध्य स्तर है ना वो लगातार उच्च स्तर और निम्न स्तर के संपर्क में रहता है। ठीक है, कि मान लो ये सारी पद्धतियों का जो मूल्यांकन हो रहा है वो तो मध्य स्तर करेगा, ठीक, पर इसकी रिपोर्ट किसको देगा? उच्च स्तर को देगा। तो ये उच्च स्तर और निम्न स्तर से लगातार संपर्क में रहता है। ठीक है, जो मध्य स्तर है वहाँ पर अलग अलग विभाग बने थे। ठीक है, हमने देखा 5 विभाग। तो जो मध्य स्तर है ना अपने विभाग की निगरानी रखता है, ठीक है, देख रेख करता है, और अपने विभाग में अगर कोई परेशानी उपलब्ध हो रही है तो उसमें सूचना एकत्रित करके अर्थघटन करता है और उसका विश्लेषण करके उसको सॉल्व करता है। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि उसके जो विभाग के कर्मचारी उनका कार्य उत्साह भी बढ़ाता है और इकाई के लाभ में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से आपके सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसमें से आपको 6 या 7 पॉइंट याद कर लेना एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके एग्जाम में वो आपको जो याद रखना है कि आप इस प्रणाली वाले पॉइंट को जरूर लिख कर आएँ। ठीक है, और नीति विषयक निर्णय को, इस क्योंकि ये मुख्य कार्य आप बोल सकते हैं एक प्रकार से मध्य स्तर का। बाकी सभी कार्य तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ये दोनों आपको याद कर लेना और इसको जरूर लिख कर आना एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा निम्न स्तर।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने निम्न स्तर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका दूसरा नाम कार्यकारी स्तर भी है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें लिखा है कि जो उच्च स्तर द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं, ठीक है, निम्न स्तर क्या करता है, उनका पालन करता है। और निम्न स्तर पे निरीक्षक, जोबर और फोरमैन जैसे अधिकारी होते हैं। इसको हम निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे निरीक्षक है तो यहाँ पे निरीक्षण का काम किया जाता है, इसलिए इसको कौन सा स्तर बोल सकते हो आप, निरीक्षकों का स्तर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम इसके कार्य देखते हैं। इसके कार्य में क्या क्या कार्य है, मतलब निम्न स्तर कौन कौन से कार्य करता है। तो देखो निम्न स्तर जो है उसका पहला कार्य ये है कि भाई जो भी आदेश मिले हैं उसको, ठीक है, उच्च स्तर से उसको सही समय पर अच्छे ढंग से पूरा कर दे। ठीक है, उसके बाद जो निम्न स्तर है ना, वो दो प्रकार के कार्य करता है, एक तो यंत्र से जुड़े हुए और दूसरा कर्मचारी से जुड़े हुए। ठीक है, तो यंत्र से जुड़े हुए कौन कौन से काम करता है, तो आप अलग अलग इसको समझ सकते हो कि निम्न स्तर का कार्य दो तरीके से है यहाँ पर। एक तो आपका यंत्र से जुड़ा हुआ कार्य होगा, ठीक है, और दूसरा काम कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका काम हो जाएगा यहाँ पर कि कर्मचारी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो दो काम हो गए। तो पहले हम यंत्र के बारे में देखते हैं, यंत्र से जुड़े हुए कौन कौन से काम है। तो देखिए सबसे पहले जो निम्न स्तर है ना, वो क्या करता है कि भाई कंपनी में कितने यंत्र हैं, ठीक है, कितनी मशीनरी है, कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं काम कर रही है, ये सभी की एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, और निम्न स्तर पर यंत्र की व्यवस्था जो है या कच्चे माल की जो व्यवस्था है वो कौन करता है, निम्न स्तर के व्यक्ति करते हैं, निम्न स्तर का ही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हो गए कि यंत्रों की व्यवस्था करना और यंत्रों को उपलब्ध कराना। ठीक है, ये जवाबदारी किसकी है, निम्न स्तर की। इसके अलावा अगर कच्चा माल चाहिए हमें धंधे में तो उसकी व्यवस्था भी कौन कराता है, तो उसकी व्यवस्था करने का काम भी निम्न स्तर का ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो कर्मचारी जुड़े हुए कौन कौन से काम हैं, तो देखिए कर्मचारी जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले अगर कोई कर्मचारी है तो उसकी भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी कहाँ होती है, निम्न स्तर पे होती है। इसका मतलब आप किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू ट्रस्टी नहीं लेगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू निम्न स्तर पे रहे हुए जो प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं या जो इंटरव्यू प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए जो कर्मचारी या जो वहाँ के लोग सिलेक्ट किए गए वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है वो भी कहाँ होती है, निम्न स्तर के स्तर पर होती है। इसके बाद लिखा है कि कर्मचारी की जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, उसको सॉल्व किया जाता है। कर्मचारी का कार्य उत्साह बढ़ाया जाता है जिससे अधिक से अधिक काम करें। और कर्मचारी दैनिक, मतलब कि दैनिक आपको कितना काम करना है, दिन का कितना काम करना है, ये सभी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी कहाँ की जाती हैं, निम्न स्तर पर। ठीक है, तो आपको निम्न स्तर पर एक कार्य याद रखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको निम्न स्तर के कार्य याद रखने और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, एग्जाम में याद रखिए आपका जो स्वाध्याय है ना उसमें भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो आप ये निम्न स्तर के तो जो इसके कार्य हैं उसको तो ज़रूर याद कर लीजिए। और उच्च स्तर भी एक बार एग्जाम में आ चुका है 3 मार्क्स में, तो उसको भी आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये जितना भी टॉपिक है इसमें 3 स्तर के कार्य हमने पूरे कर दिए। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों हम अंतर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर तीनों विभागों के बीच अंतर। ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इसके अंतर के टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, एक साइड मुद्दे लिखे हुए हैं और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर तीनों की डिटेलिंग की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसके मुद्दे कैसे आप याद रखोगे जिससे आप एग्ज़ाम में इसको अच्छी तरीके से लिख सको। ठीक है, फिर उसके अंदर की बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मुद्दों में याद रखना है स्तर। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या लिखनी है कि भाई जो भी हम डिफरेंस लिखने वाले हैं उनका स्तर क्या क्या है। ठीक है, यानी आपको तीनों के बीच में अंतर लिखना है, तो तीनों का स्तर क्या क्या है पहले आप उसको लिखोगे। फिर दूसरा स्तर तो आपने बता दिया कि ये प्राथमिक स्तर होगा, द्वितीय स्तर होगा, तृतीय स्तर होगा, पर ये सभी जो है ये अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मान लो अभी आपने पहचान लिया कि इनका स्तर ये है, पर अगर दूसरा नाम आ गया तो कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो आपको 2 टॉपिक पहले याद रखने हैं कि आपको स्तर के बारे में समझाना है, फिर उसका दूसरे नाम लिखने हैं या अन्य नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, अब उस अन्य नाम के बाद क्या होगा, यानी आप समझ गए कि इसको दूसरे किस किस नाम से जानते हैं, तब आप उसकी सहायता से क्या करोगे कि कंपनी में संचालन और प्रबंध की व्यवस्था करोगे। ठीक है, आपने पहले स्तर को समझा। ठीक है, स्तर जानने के बाद आपने उसका दूसरा नाम पूछा। ठीक है, अब दूसरा नाम पूछने के बाद आप उसमें पूछते हो कि भाई तुम्हारा संचालन और प्रबंध क्या है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, तो पहले आपने उससे ये पूछा, ठीक है, कि आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कौन से स्तर पे काम कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने पूछा कि तुम इस स्तर पे काम करते हो तो इसका दूसरा किस नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, फिर तीसरा आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आप जो काम कर रहे हो इस स्तर पे उसमें आपका संचालन और प्रबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि भाई अधिकारी, तुम कौन से अधिकारी हो। ठीक है,
और अधिकारी हो तो वहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपने एक व्यक्ति से पूछा, ठीक है, जो आपके कंपनी में काम करता है, आपने उससे पूछा कि आप कौन से स्तर पर हो। फिर आपने ये पूछा कि आपका अन्य नाम, किसी कोई दूसरा नाम है आपका कि नहीं, कि मैं आपको क्या नाम से बुलाऊँ, कि इसी नाम से बुलाऊँ, ठीक है। फिर आगे होता है कि भाई आप अगर अधिकारी हो, इस नाम से हो, इस स्तर पे काम कर रहे हो, तो भाई ये बताओ तुम्हारा संचालन और प्रबंधन का काम क्या है, ठीक है। अब संचालन प्रबंधन का काम आपने जान लिया, तो आप ये बोलोगे कि आप अधिकारी कौन से हो, मतलब आप मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, सीईओ हो, क्या हो, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें इनसे इंक्वायरी लोगे। फिर अधिकारी जानने के बाद कि भाई तुम कौन हो, उसके बाद जानने के बाद तुम संख्या पूछोगे, भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, ठीक है, उनकी योग्यता क्या है, ठीक है, और क्या वो डिसीजन यानी निर्णय में सहायक बनते हैं कि नहीं। तो 3 टॉपिक एक साथ आपको याद कर लेना है कि संचालन और प्रबंधन के बाद आप पूछते हो कि भाई तुम कौन से अधिकारी हो, ठीक है। अधिकारी हो तो तुम्हारी कंपनी में संख्या कितनी है, ठीक है, इन अधिकारियों की, उनकी योग्यता कितनी है, ठीक है, और क्या ये अधिकारी निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं कि नहीं, ये सारी बातें आप उनसे पूछ लोगे, ठीक है। और ये भी पूछो कि भाई तुम अगर ये काम कर रहे हो तो इसमें जोखिम कितना है। तो यानी इसमें आपको सारे मुद्दे याद कर लेने, बाकी आप अंदर आसानी से समझा सकते हो। तो आप मुद्दे कैसे याद करोगे, तो आपको किसी एक व्यक्ति का उदाहरण लेके चलना है कि मान लीजिए आपका ही फ्रेंड है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, आप उससे परिचित नहीं हो, ठीक है, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, या कोई एक नया व्यक्ति है जिससे आप मिल रहे हो, तो आप उससे पहले क्या पूछते हो, तो भाई सबसे पहले आप कंपनी में हो तो सबसे पहले आप उससे पूछ लोगे उसका नाम, या हो सकता है ये पूछ लो कि भाई तुम कौन से लेवल पे काम करते हो, ठीक है। तो पहले स्तर पूछा जाएगा, कौन से स्तर पे काम करते हो। फिर तुम ये पूछोगे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, दूसरा कि तुम्हारा नाम किस नाम से मैं जान सकता हूँ तुमको, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है कि तुम कौन से अधिकारी हो, मतलब इस लेवल पे काम कर रहे हो तो इस लेवल पे तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो तुम कौन से अधिकारी हो, ठीक है। फिर अधिकारियों की संख्या कितनी है, ठीक है, फिर उनकी योग्यता कितनी है, ठीक है, फिर उसका निर्णय क्या होगा, और तुम्हारे निर्णय में जोखिम वोखिम रहता है कि नहीं। तो ये सारी बातें तुम ध्यान रखते हो कब, जब तुम किसी संचालन का अंतर लिख रहे हो या उच्च स्तर मध्य स्तर के बीच अंतर लिख रहे हो तब, ठीक है ना। तो इससे आपके पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे ना, तो आपको अंदर डिटेलिंग करने में इजी रहेगा। जैसे कि पहले स्तर की बात करते हैं, ठीक है, तो स्तर कौन सा है, तो ये प्राथमिक स्तर है, ये दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है ना, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अन्य नाम आप जानते हो, हमने अभी टॉपिक में पढ़ा इसको, ठीक है, सर्वोच्चतम शिखर स्तर बोलते हैं, और इसको विभागीय या अधिकारियों का स्तर भी कहते हैं, इसको निम्न स्तर और कार्यकारी स्तर कहते हैं, ठीक है। संचालन और प्रबंध वाला टॉपिक ध्यान से देखना आप, कि जहाँ संचालन ज़्यादा होगा ना वहाँ पे प्रबंध क्या होगा, कम होगा। तो उच्च स्तर में मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, दिमागी काम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे संचालन अधिक होता है, ठीक है, और प्रबंध क्या होता है, कम। मध्य स्तर में संचालन का काम क्या होता है, कम होता है, प्रबंध क्या होता है, अधिक। यानी यहाँ पे दिमागी तौर पे थोड़ा कम काम लिया जाता है, शारीरिक तौर पे ज़्यादा काम लिया जाता है, इसलिए संचालन कम और प्रबंध अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, संचालन नहितम है, नहितम मतलब होता ही नहीं है, ना के बराबर, और प्रबंध क्या होगा, सबसे अधिक पाया जाएगा, ठीक है। अधिकारी भी आपको याद हो गए होंगे, हमने पिछली बार याद किए थे कि इसके अंदर ट्रस्टी, संचालक मंडल, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का समावेश होता है, और यहाँ पे जितने विभाग उतने अधिकारी, ठीक है। और यहाँ पे निरीक्षक और जोबर का, फॉरमैन का समावेश होगा। संख्या यहाँ पर देखो, उच्च स्तर में अधिकारी कितने कम थे, कितने अधिकारी, अगर आप संचालक मंडल को निकाल दो, क्योंकि ये सभी अधिकारी संचालक मंडल के आते हैं, तो इसमें कितने अधिकारी हैं, तो मात्र 3 अधिकारी हैं, ठीक है। ट्रस्टी अधिकारी नहीं होगा, ट्रस्टी तो उसी की कंपनी है, तो यहाँ पे 3 अधिकारी, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 3 अधिकारी, संख्या कितनी कम है। मध्य स्तर में क्या है कि मध्य स्तर में विभागीय अधिकारी तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके हेल्पर भी होते हैं। तो मध्य स्तर में उच्च स्तर से ज़्यादा अधिकारी होते हैं, और निम्न स्तर पे सारे कर्मचारी भरे होते हैं, ठीक है। तो निम्न स्तर पे सबसे अधिक अधिकारी पाए जाते हैं, ठीक है। तो योग्यता देखते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सर्वग्राही, यानी कि उच्च स्तर पर यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको सभी काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। और मध्य स्तर में कैसी योग्यता होना चाहिए, तो अपने विभाग तक सीमित हो ऐसी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्पादन विभाग का है तो उसको अपने विभाग की, उत्पादन विभाग की जानकारी होनी चाहिए, यानी ये योग्यता उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है निम्न स्तर। निम्न स्तर में क्या होता है, तो अपने काम में कार्यकुशल हो, यानी उसको जो काम सिखाया जा रहा है ना, सिर्फ वो काम अच्छे ढंग से कर ले वो, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसके अंदर वो योग्यता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा निर्णय प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उच्च स्तर में निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, उच्च स्तर सभी निर्णय लेता है, मध्य स्तर उस निर्णय को अमल में करवाता है, और निम्न स्तर उस निर्णय को अमल में लाता है, यानी निम्न स्तर उसका पालन करता है, ठीक है। तो वो निर्णय क्या लेना है वो डिसाइड करेगा उच्च स्तर, ठीक है, उसको अमल में लाने का काम करवाएगा मध्य स्तर, और निम्न स्तर उसको आसानी से अमल में लाएगा, ठीक। जोखिम देखो, जो निर्णय लेता है वहाँ जोखिम सबसे ज़्यादा, उच्च स्तर निर्णय तो जोखिम इसको सबसे अधिक, मध्य स्तर पे थोड़ा कम, ठीक है, और निम्न स्तर पे एकदम कम होता है। तो आपको इस तरीके से अंतर याद कर लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है ये भी, ठीक है। आपको कोई 2 अंतर या तीनों के तीनों एक साथ पूछ सकते हैं, 2 में किस प्रकार से आपको पूछ सकता है, तो उच्च के साथ निम्न पूछ ले,
या मध्य स्तर के साथ निम्न पूछ ले, या उच्च और मध्य दोनों के बीच अंतर, यानी किसी भी तरीके से ये अंतर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन तीनों अंतर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या इसको बढ़िया से लिख सकते हैं अपने नोट्स में, जिससे आपको आगे याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संचालन के कार्य, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी संचालन के कार्य क्या है, तो आपको अगर किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया जा रहा है, ठीक है, या आपको किसी कंपनी का CEO बना दिया गया और आपको बोले कि आपको कंपनी का क्या करना है, संचालन करना है, तो आपको कुछ काम करने पड़ते हैं, ठीक है। संचालन में वो सारे काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी काम है ना, तो वो देखो संचालन में क्या है कि अलग अलग जो संचालन शास्त्री है उन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो इसी में से एक शास्त्री हैं, ठीक है, संचालन शास्त्री, उनका नाम है कुंतज, ठीक है, और ओडोनल, ठीक है। दोनों नाम याद रखिए, कुंतज और ओडोनल, ठीक है। तो ये दोनों जो अर्थशास्त्री नहीं होंगे, वो तो अर्थशास्त्र में होंगे। ये लोग कौन है, संचालन शास्त्री है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, अगर आपको किसी भी कंपनी का संचालन करना हो या संचालन का कार्य करना हो, तो उसके लिए आपको 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ती हैं, ठीक है। उसमें पहला होता है हमारा आयोजन, ठीक। दूसरा होता है व्यवस्था तंत्र, तीसरा होता है कर्मचारी व्यवस्था, चौथा मार्गदर्शन, और 5वां हमारा होगा नियंत्रण, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 कार्य होते हैं संचालन के। आप इनको याद कर लीजिए फटाफट, जिससे हम इसके आगे की डिटेलिंग करें। और आपको मैं बता दूं कि आपका सेकेंड चैप्टर का जो तीसरा चैप्टर होगा वो आयोजन होगा, चौथा चैप्टर जो होगा व्यवस्था तंत्र होगा, 5वां होगा स्टाफिंग यानी कर्मचारी व्यवस्था, 6ठा होगा मार्गदर्शन, और 7वां चैप्टर आपका नियंत्रण बनेगा। यानी कि आपका जो पहले टर्म की एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपकी पहले सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, उसमें 7 चैप्टर आते हैं और ये सारे चैप्टर इसी से काम करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे आगे भी आने वाले हैं। तो आप चलिए इनको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि है आयोजन। इसे इंग्लिश में हम प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग करते हैं, आयोजन में किया क्या जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग जो करते हैं ना, वो आयोजन उसको हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने प्लानिंग की होगी, आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उसका प्लानिंग करते हो, ठीक है। आपको सुबह स्कूल निकलना है, उसकी प्लानिंग भी आप पहले से करके चलते हो ना, कि भाई क्या कौन सी बुक ले जानी है, कौन सा होमवर्क कंपनी को ले जाना है, कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें। तो यानी कि आयोजन या प्लानिंग है क्या, तो आयोजन और प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि भविष्य में हमको कौन सी चीज़ करनी है उसका हम पूर्व विचार, ठीक है, ये याद रखना। आप कब कर लेते हो, वर्तमान में। पूर्व विचार का मतलब होता है पहले का विचार, ठीक है, पहले से आप विचार लो, यानी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको फ्यूचर में क्या हासिल करना है, आपके फ्यूचर का टारगेट क्या है, उसको पूरा करने के लिए जो भी प्रवृत्ति आपको करनी है ना, वो आप क्या करो, वर्तमान में विचार लो कि भाई उस दिन मुझे ये काम करना है, तब जाके मेरा ये उद्देश्य पूरा होगा, ठीक है। तो एकदम इजी परिभाषा है कि भविष्य में कौन सी प्रवृत्ति करनी है, या भविष्य में की जाने वाली प्रवृत्ति का पूर्व विचार वर्तमान में ही कर लिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयोजन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पूर्व विचार जो किया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप विचारते हो। तो ये रही इसकी बड़ी वाली परिभाषा, ठीक है। तो पूर्व विचार में आप क्या करते हो, तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए आप ये विचारते हो कि कौन सी प्रवृत्ति कब करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, ठीक है, कितने समय में करनी है, कितने कर्मचारी लगेंगे, कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप क्या करते हो, पूर्व विचार करते हो, कहाँ पर, वर्तमान में ही। तो यानी फ्यूचर में अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितने लोग लगेंगे, कब तक काम करना है, कौन सी शिफ्ट चलेगी, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जितनी भी बातें हैं ना, ये आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हो, कब, वर्तमान में, ठीक है। हमने अपना उदाहरण लिया था 1200 बस वाला, तो आप वही याद रखिए कि अगर आपको साल भर में 1200 बस बनानी है, ठीक है, तो ये बस बनाने के लिए कौन सी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करोगे, कितने टाइम में बनेगी, कितने कर्मचारी लगेंगे, ठीक है, डे शिफ्ट करनी है, नाइट शिफ्ट करनी है, ठीक, कितने समय में पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सभी क्या कहलाती हैं, आयोजन। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं किसी भी एक प्रवृत्ति को लेकर, किसी भी एक एक्टिविटी को लेकर, तो आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आप ऐसा ले सकते हो उदाहरण, जैसे मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आपको कहाँ घूमने जाना है, आप कहीं भी उदाहरण ले सकते हो घूमने का। तो आपने उसका उदाहरण लिया कि आपको टूर पे जाना है, तो उसकी प्लानिंग आप पहले से कर लेते हो, ठीक है, बैग वैग पैक कर लोगे, फिर ये सोचोगे भाई इधर जाएंगे तो इधर घूमेंगे अपने, ठीक है, इतना टाइम लगेगा जाने में, बीच में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है, या इतने घंटे में हम पहुँचेंगे, फिर नाइट में क्या करेंगे, ठीक है, फिर डे में क्या होगा। ये सारी जितनी भी चीज़ें आप दिमाग में ला रहे हो ना, ये सभी आयोजन के नाम से ही जानी जाती हैं। तो बस हमारे जो इकाई होती है, कंपनी होती है, उसमें भी यही सब की चीज़ें विचारी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज का हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आयोजन के बारे में बताया है कि आयोजन की परिभाषा के बाद यहाँ लिखा है
कि आयोजन या संचालन की पहली प्रवृत्ति है, ठीक है, इसके बारे में परिचित हो चुके हो। आयोजन के बिना कोई प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ सकती। जाहिर सी बात है कि आयोजन के बाद ही बाकी सारे स्टेप हैं, व्यवस्था तंत्र का स्टेप, ठीक है, फिर कारीगर आपको कर्मचारी व्यवस्था का आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, फिर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब कब आएंगी? आयोजन के बाद। जब तक आयोजन अस्तित्व में नहीं आएगा तो ये सारी प्रवृत्ति होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आयोजन में आप क्या करते हो? आयोजन में आप उद्देश्य निश्चित करते हो कि आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यानी आयोजन में आपने क्या किया? अपने उद्देश्य के अनुसार सारी चीज़ें आपने सेट कर ली दिमाग में कि भाई ये अगर मेरा टारगेट है, इसको पूरा करना है तो कैसे कैसे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कौन सी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या करोगे? सेकेंड स्टेप आपका आता है व्यवस्था तंत्र, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग करते हैं। व्यवस्था तंत्र क्या है? तो देखो, जो भी आपने आयोजन में विचार किया है ना, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कर्मचारियों का। तो आप वो काम करने के लिए क्या करोगे? तो कर्मचारियों के बीच अधिकार और दायित्व का क्या करोगे? बंटवारा करोगे। बस ये परिभाषा आपकी बन गई, ठीक है, कि आयोजन में जो भी आपने उद्देश्य निश्चित किया उसको आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? जो भी आयोजन में उद्देश्य निश्चित किया है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी इकाई में कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, उनके बीच क्या करोगे? अधिकार और दायित्व का बंटवारा कर दोगे, ठीक है, कि भाई ये तेरा दायित्व है, तेरी जिम्मेदारी है, और ये तेरा अधिकार है, तुम्हारा काम ये है। क्योंकि हमने पहले से निश्चित करके रखा है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, तो हम वहाँ पे हमको सिर्फ जाना है इकाई में और कर्मचारियों को उनके कार्य से परिचित करा देना है कि भाई तुम्हारा काम ये है और ये तुम्हारा अधिकार है और ये तुम्हारा क्या है? दायित्व। तो बहुत ही ईजी परिभाषा है, ठीक है। व्यवस्था तंत्र की परिभाषा क्या है? तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि आयोजन में आपने उद्देश्य निश्चित किया ना, तो इसकी परिभाषा व्यवस्था तंत्र की यहीं से स्टार्ट होगी कि व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए इकाई में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, आप क्या करोगे? उनके बीच अधिकार और दायित्व का बंटवारा कर दोगे। अधिकार दायित्व बांटना मतलब काम बांटना एक प्रकार का, ठीक है, और उस काम को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी देना और अधिकार देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी या आपने समझ ली होगी। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है कि यह संचालन का दूसरा कार्य है, ठीक है। अगर आपको यह ना बताए तो भी आपको पता ही है, ठीक। इसके बाद लिखा है कि इसमें हम क्या करते हैं? तो जो भी आयोजन में हमने उद्देश्य तय किया है, निश्चित किया है, उसको पूरा करने के लिए कर्मचारी की योग्यता के अनुसार और कुशलता के अनुसार उनके बीच अधिकार और दायित्व का क्या कर देते हैं? बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक लगभग पूरा होने वाला है। यहाँ पर हमारा विधान आने वाला है एक, ठीक है, और विधान की चर्चा हमने शुरुआती वीडियो में अच्छी तरीके से कर चुकी है, ठीक है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जरूर दे दूंगा, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट के चैप्टर में कोई दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चैप्टर 1 अकाउंट का, ठीक है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे विधान है जो लिखा हुआ है कि आयोजन या व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क है और व्यवस्था तंत्र शारीरिक ढांचा है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई विधान को समझाओ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जिससे तुलना की जा रही है उसको समझाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो व्यावसायिक जो इकाई है उसकी तुलना मस्तिष्क से, ठीक है, और किसके साथ हो रही है? शारीरिक ढांचे के साथ। तो आप पहले इन दोनों का एक्सप्लेन कर दो कि मस्तिष्क क्या है और शारीरिक ढांचा क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो भी मस्तिष्क और शारीरिक ढांचा है ना, वो मानव शरीर का एक भाग है, ठीक। ये दोनों मानव शरीर में ही आते हैं। तो हम इनकी चर्चा करते हैं। क्या लिखा है? देखो, पहला टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से मैंने लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक। क्या लिखा है? देखो कि जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य आयोजन करना, निर्णय लेना और अलग अलग पद्धतियों को निश्चित करना होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग है, ठीक है, वो क्या करता है? हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या करता है? कौन से कार्य करने हैं उसका आयोजन करेगा, प्लानिंग करेगा, उसकी निर्णय लेता है। अलग अलग हमारा दिमाग कोई चीज़ करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, और अलग अलग प्रवृत्ति को निश्चित करता है कि कोई चीज़ अगर करनी है तो किस प्रकार से करनी है। तो हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग है ना, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है, ठीक है। एक तरीके से आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, ये भी आपके दिमाग ने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया है, तभी आप सुन रहे हो, ठीक है। आप कहीं खेलने जा रहे हो तो आपको जाना है कि नहीं, आप ट्यूशन जा रहे हो आपको जाना है कि नहीं, आप स्कूल जा रहे हो आपको जाना है कि नहीं, आपको कोई चीज़ खानी है कि नहीं, आपको सोना है कि नहीं, ये सारे जितने भी आप विचार कर रहे हो, सब विचार जो होता है ना, वो कौन करता है? आपका दिमाग, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ को क्या करना है? अप्लाई करना हो या वो चीज़ आपको लागू करनी हो, तो उसके लिए मदद कौन करेगा? हमारा शारीरिक ढांचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने जो भी विचार किया उस कार्य को अगर आपको अमल में लाना है तो उस कार्य को अमल में कौन लाएगा? तो शारीरिक ढांचा लाएगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, आपने सोचा कि भाई मुझे क्या करना है? अपना होमवर्क पूरा करना है, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आया, तो दिमाग ने क्या किया? अपना काम कर दिया, मस्तिष्क ने विचार कर लिया, विचार आ गया आपको। अब अगर आपको अपना होमवर्क पूरा करना है तो हाथों से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, या आपको याद करना है तो याद करना पड़ेगा, चौपड़ी उपड़ी आपको बुक सब ओपन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो मस्तिष्क है
वो किसकी मदद लेगा, हमारे शारीरिक ढांचे की। शारीरिक ढांचे में कौन आ गया, हमारा हाथ पैर, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, ठीक है। तो हमारा शारीरिक ढांचे उस काम को क्या करता है, पूरा करने में मदद करता है। यानी मस्तिष्क क्या करता है, प्लानिंग करेगा और हमारा जो शारीरिक ढांचा है उस प्लानिंग को पूरा करेगा, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार आयोजन में हमें मस्तिष्क की तरह ही कार्यों का आयोजन करना पड़ता है, ठीक है। निर्णय लेना पड़ता है और अलग अलग प्रवृत्तियों को करते हैं। तो वही टॉपिक मैंने रिपीट किया है यहाँ से, ठीक, ये वाला टॉपिक। तो देखो आपने 2 लाइन में किसको समझाया, शारीरिक ढांचे और मस्तिष्क को समझाया। अब बाकी की आगे की 2-3 लाइन में आप किसको समझा दो, संचालन को, कि संचालन में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, या हमारी जो व्यावसायिक इकाई है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्यावसायिक इकाई में भी क्या होता है, आयोजन का जो काम रहता है वो क्या रहता है, मस्तिष्क की तरह ही रहता है कि आयोजन किया जाए, निर्णय लिया जाए, ये सारी चीज़ें की जाए, ठीक है। और जैसे कि हमारा शरीर उस आयोजन को अमल में लाता है जो हमने विचार किया, वैसे ही आयोजन में कौन है उसको अमल में लाने के लिए, तो व्यवस्था तंत्र है, ठीक है। कि जो भी आपने प्लानिंग की, ठीक है, जो भी आपने आयोजन किया उसको अमल में लाने के लिए कौन है, कंपनी, व्यवस्था तंत्र। तो इस प्रकार से व्यवस्था तंत्र को शारीरिक ढांचे के साथ यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कर्मचारी उनके बीच अधिकार और दायित्व का बंटवारा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधान सत्य है, ठीक है, कि आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क और व्यवस्था तंत्र क्या है, शारीरिक ढांचा। तो आई होप आपको ये विधान आ गया होगा, ठीक है। तो एक और विधान है आपका इसी में, जो आपका भी तीसरे में आएगा, तीसरे टॉपिक में आएगा। यहाँ पे शायद 2 विधान हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्मचारी व्यवस्था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये भी, ठीक है। ये सारे चैप्टर की डिटेलिंग अभी आगे होगी जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये सभी चैप्टर बने आपके आगे, ठीक है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको संचालन के कार्य की शुरुआत में ही बताया कि ये सारे चैप्टर आपके आगे आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर अलग अलग अपना पार्ट रखते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन सभी की डिटेलिंग अच्छी तरीके से की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त जानकारी मिल रही है चैप्टरों के बारे में। तो हम देखते हैं अपना तीसरा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कर्मचारी व्यवस्था। अब क्या हुआ कि आपने ऊपर के 2 टॉपिक में क्या पढ़ा कि आपने आयोजन में क्या क्या काम करना है, आपका उद्देश्य क्या, ये सब आपने निश्चित कर लिया। सेकंड टॉपिक में आपने क्या किया कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी आपके पास कर्मचारी हैं उनके बीच आपने अधिकार और दायित्व बांट दिया। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, कर्मचारी व्यवस्था करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अधिकार और दायित्व कर्मचारियों के बीच में बांट दिया सेकंड स्टेप में, फिर भी आपका काम जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा टाइम पे, आपको और कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, अपने काम को पूरा करने के लिए और भी कर्मचारी भर्ती करोगे अपनी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने कंपनी के अंदर और भी बहुत सारे कर्मचारी भर्ती करोगे। तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट स्टेप अपनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कर्मचारी व्यवस्था, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्मचारी व्यवस्था में आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हो। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी हुई है कि कर्मचारी व्यवस्था कहते किसे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि योग्य समय में, योग्य स्थान पर, योग्य संख्या में, योग्य योग्यता वाले लोगों की करना, भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण करना, पदोन्नति देना और स्थानांतरण जैसे कार्य क्या कहलाते हैं, कर्मचारी व्यवस्था। सर कैसी परिभाषा लिखी है, बहुत ही अटपटी परिभाषा लग रही है। बिल्कुल ईजी है, देखो आप याद कर लोगे अभी कुछ ही क्षणों में। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, कर्मचारी व्यवस्था में आप कर्मचारियों की भर्ती करते हो, ठीक है। तो आप पहले ये याद कर लो, कर्मचारी व्यवस्था में आप कर्मचारियों की भर्ती करते हो, उनका चयन करते हो। भर्ती में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो चयन मतलब कि जितने लोग आपको चाहिए उसमें से आप सिलेक्ट कर लो, चयन कर लो। फिर उन लोगों को आप क्या दोगे, प्रशिक्षण, ठीक है। अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, प्रशिक्षण दोगे। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि ट्रेनिंग देना, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर ट्रेनिंग के बाद अच्छा काम कर रहे तो उनको पदोन्नति दे दोगे। तो इस तरीके से आप देखो ना, तो आपका इसमें भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति जैसे कार्य आ गए। यानी कि कर्मचारी व्यवस्था में क्या हो रहा है, कर्मचारी व्यवस्था में आपका भर्ती, चयन, प्रशिक्षण जैसे कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्मचारी व्यवस्था में और कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें स्थानांतरण भी कर रहे हो, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब है कि आपने उसकी भर्ती की, चयन किया, आपने उसको काम सिखाया, प्रशिक्षण दिया, पर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसका क्या कर दोगे, स्थानांतरण कर दोगे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें सब कर्मचारी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी जितनी भी चीज़ें आपको करनी है ना, वो कैसे करनी है, तो यहाँ पे लिखा है योग्य समय में करनी है, ठीक है। याद रखिए 7 से सारे पॉइंट बने, ठीक है। 7 से 3 से ये पॉइंट बने। पहले 7 से आप समय याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरे 7 से आप स्थान याद रख लीजिए और तीसरे 7 से आप संख्या याद रख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों टॉपिक से आपको इसकी डिटेलिंग याद कर लेनी है कि आपको क्या करना है, आपको योग्य समय में, ठीक है, योग्य स्थान पर, योग्य संख्या में, योग्य योग्यता वाले व्यक्ति मतलब जो योग्य हो हमारे काम के लिए, उनकी क्या करनी है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, योग्य समय में,
योग्य स्थान पर, योग्य संख्या में, योग्य योग्यता वाले व्यक्ति, मतलब जो उस काम में एक्सपर्ट हो, जो उस काम को कर सके, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों की आपको भर्ती करने का, फिर चयन करने का, फिर प्रशिक्षण देने का, और अच्छा काम कर रहे तो पदोन्नति, और अच्छा काम ना करे तो स्थानांतरण कर दोगे। तो ये सभी कार्य जहाँ होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मचारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी व्यवस्था क्या है, संचालन का तीसरा कार्य है। यहाँ पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, ठीक है, वही टॉपिक रिपीट हुआ। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति जैसी यहाँ पर बातें की जाती हैं। कर्मचारी की इकाई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो इकाई चल ही नहीं पाएगी ना। आप खुद एज्यूम करके देखो कि अगर आपकी कोई इकाई है, कंपनी है, उसमें कर्मचारी ना हो, ठीक है, कोई कर्मचारी ना हो, तो आपकी कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें काम ही नहीं चलेगा, वो बंद रहेगा, ठीक है। कर्मचारी इकाई के हाथ पैर है, इनके बिना इकाई की कल्पना की नहीं जा सकती। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में कोई कर्मचारी है ही नहीं तो आपकी कंपनी चल ही नहीं सकती। जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, हमारे हाथ पैर है तो हम चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं होंगे तो हम नहीं चल पाएंगे ना। वैसे कंपनी को चलने के लिए कर्मचारी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी से एक विधान आपका बनता है, ठीक है। तो उस विधान की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विधान आपका लिखा है कि कर्मचारी इकाई के हाथ पैर है, ठीक है। तो देखिए वही हमारा विधान में हमेशा वही कॉमन चीज़ रहेगी कि हम तुलना वाले को पहले समझाएंगे। तो यहाँ पे तुलना की जा रही किससे, हाथ पैर से, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे ढंग से बताया आपको। देखिए चलो इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जिस प्रकार मानव शरीर में हाथ पैर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है, बिना इसके कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है, कोई भी प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। ठीक उसी प्रकार व्यवसायिक इकाई में कर्मचारी जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि व्यवसायिक इकाई में कर्मचारी के बिना कोई प्रवृत्ति संभव नहीं है। देखिए 2-3 लाइन में एकदम बढ़िया से समझा दिया आपको, ठीक है। ज़्यादा टेंशन रखने का ही नहीं है आपको। सबसे पहले आप हाथ पैर के बारे में बता दो कि हाथ पैर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शरीर में। तो आपने बता दिया भाई कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। इनके बिना कोई प्रवृत्ति बढ़ ही नहीं सकती, इनके बिना कोई प्रवृत्ति चल ही नहीं सकती, ठीक है। इनके बिना सारी प्रवृत्ति ठप पड़ी रहेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे कंपनी में कर्मचारी ना हो तो हमारी कंपनी चलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, ठप पड़ी रहेगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कर्मचारी इकाई के क्या है, हाथ पैर के समान हैं, ठीक है। तो अब अपने आप नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे की ओर ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर हम आगे की पेज की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारी इकाई बिना इकाई आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं कंपनी में। उनके बिना आगे काम हो नहीं पाएगा, इकाई सफल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये जो विधान हमारा है वो सत्य साबित होता है, क्योंकि कर्मचारी इकाई के हाथ पैर के समान गिने जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और आपका विधान है जो है कर्मचारी बिना की इकाई जो है वह आत्मा बिना का अस्थि कंकाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे कंपैरिजन करनी है आत्मा और अस्थि कंकाल की, इससे कंपैरिजन हो रही है, तो आप पहले इसको समझाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टॉपिक देख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है अस्थि कंकाल के बारे में। तो अस्थि कंकाल के बारे में ये बताया गया है कि जिस प्रकार मानव शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हमारा शरीर संभव है, सारे कार्य संभव हैं, ठीक है। जैसे ही शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो उससे सारे हम क्या बोलते हैं, अस्थि कंकाल, क्योंकि शरीर में से आत्मा निकलने के बाद सारे काम विफल हो जाते हैं, कोई काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। आप मृत घोषित हो जाते हो, कोई भी कार्य संभव नहीं होगा, ठीक। तो अगर हमने शरीर में से आत्मा निकाल दी तो वो अस्थि कंकाल के बराबर बन गिना जाता है, ठीक है। यानी अगर आपके शरीर में आत्मा है, आपके शरीर में जान है, तो आप सारी प्रवृत्ति कर सकते हो, सारी प्रवृत्ति संभव है। पर जैसे ही आपके शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो वो शरीर जो होगा वो किसके समान हो जाएगा, अस्थि कंकाल के समान। क्योंकि अस्थि कंकाल जो होता है वो एक मुर्दा, मतलब आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, कंकाल होता है जो कोई भी काम करता नहीं है, ठीक है। तो आत्मा निकल गई तो आपका शरीर भी कोई काम नहीं करेगा, वो अस्थि कंकाल के समान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संचालन में भी कर्मचारी एक आत्मा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए रियल टाइम में भी कि कर्मचारी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो आत्मा के समान गिना जा रहा है, ठीक। अगर कर्मचारी नहीं होगा संचालन में तो आपकी कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, ठीक है। कर्मचारी नहीं होगा तो कोई प्रवृत्ति संभव ही नहीं बनेगी पूरा होना, और कर्मचारी अगर है ही नहीं तो आपकी इकाई भी आगे बढ़ नहीं सकती, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर के टॉपिक की तरह ही है जो हमने इकाई के हाथ पैर समझे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार से कर्मचारी बिना जो है ना वो इकाई अस्थि कंकाल के समान लगने लगती है, और ये विधान क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है मार्गदर्शन। इंग्लिश में इसे हम डायरेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्गदर्शन में करते क्या है, मार्गदर्शन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कि मार्गदर्शन का मतलब होता है, आप इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। मार्गदर्शन का मतलब होता है मार्ग का दर्शन कराना, ठीक है। तो मार्ग का दर्शन यानी ऐसा नहीं कि आप उसको रास्ते के बाहर ले जाके कंपनी के रास्ते का दर्शन कराओ। इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी में कर्मचारी आया इकाई में काम करने के लिए, उसको आप उससे उसके मार्ग से परिचित कराओ कि भाई देखो आप अच्छे ढंग से काम करोगे
तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आपको बोनस मिल सकता है, आपका मतलब प्रमोशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे, उसको काम में प्रॉब्लम है तो आप उसको भी बताओगे उसको, ठीक है, उसके काम की देखरेख करोगे। तो ये सभी चीज़ें मार्गदर्शन में आती है, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कर्मचारी को उनके कार्य के प्रति दिशा निर्देश देना, ठीक है, कि बताना, समझाना कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुमको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। कार्य का मार्ग दिखाना, ठीक है, और कार्यों की क्या करना, देखरेख करना, अर्थात मार्गदर्शन। यानी कि 3 प्रवृत्ति हो रही मार्गदर्शन में। सबसे पहले तो जो भी कर्मचारी आ रहा है उसको दिशा निर्देश करो, यानी उसको काम बताओ, ठीक है, कि तुम्हारा क्या काम है, और काम करने के लिए उसको मार्ग दिखाओ कि देख भाई ये तेरा ये काम है, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। और जब वो व्यक्ति कार्य करे तो उसकी आप क्या करो, देखरेख करो कि सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो मार्गदर्शन की परिभाषा बन गई। यानी आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है कि मार्गदर्शन में क्या होता है, तो दिशा निर्देश दिया जाता है, कार्य का मार्ग दिखाया जाता है, और कार्यों की क्या की जाती है, देखरेख, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से परिभाषा इसकी बनी है। ये संचालन का चौथा कार्य है, ठीक है। और यहाँ पर कर्मचारी को उनके कार्य के प्रति दिशा निर्देश दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 5वां टॉपिक, नियंत्रण, ठीक है। ये आपका संचालन के कार्य का अंतिम टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेलिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण के बारे में हम समझेंगे। नियंत्रण में लिखा है कि नियंत्रण जो है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो नियंत्रण जो है वो हमारी अंतिम प्रक्रिया है, ठीक है। नियंत्रण जो है हमारी कौन सी प्रक्रिया है, अंतिम प्रक्रिया। किसकी, तो संचालन की। इसको आप याद रखिए कि नियंत्रण और संचालन का अंतिम कार्य है। इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए जो भी आपने उद्देश्य निश्चित किया है ना आयोजन में, उसको सही ढंग से पूरा हो, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, सही समय पे पूरा हो जाए। तो इसके लिए आप ऊपर की 4 प्रवृत्ति तो करोगे ही, और उन 4 प्रवृत्ति में अगर कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो उसकी देखरेख के लिए भी कोई होनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम कौन बनाते हैं, नियंत्रण को बनाते हैं, जो सभी प्रवृत्तियों पे देखरेख करता है, और उनमें अगर कोई गलती हो रही है तो उनको सुधारने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो बुक के हिसाब से आपकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है कि प्रयत्न परिणाम, ठीक है। आपको 2 टॉपिक याद करने हैं, दोनों पास से ही हैं, प्रयत्न और परिणाम, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप कितना प्रयत्न कर रहे हो, उसका परिणाम क्या आ रहा है, और उद्देश्य और साधन के बीच क्या स्थापित करो आप, संतुलन, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या याद रखना है कि प्रयत्न, परिणाम, साधन और उद्देश्य के बीच मुझे क्या स्थापित करना है, संतुलन। तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक साइड प्रयत्न है और एक साइड क्या है, परिणाम है, ठीक है। एक साइड क्या है, उद्देश्य, और एक साइड क्या है, साधन। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ और इन दोनों चीज़ के बीच में संतुलन, मतलब इन दोनों को बराबर करना है। यानी आप जितना प्रयत्न कर रहे हो उतना ही आपका परिणाम आना चाहिए, और जो भी आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में साधन भी होने चाहिए। तो अगर ये सभी चीज़ें मेरे पास बराबरी में है, इन सभी चीज़ों का नियंत्रण है मेरे पास, इन सभी चीज़ों को मैंने संतुलित किया है, तो उसे क्या बोलेंगे, नियंत्रण, ठीक है। आपकी बुक की परिभाषा है, इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। इसमें इतना समझाने के लिए नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो 4 आपको अक्षर इसमें याद रखने हैं, 4 वर्ड याद रखने हैं, प्रयत्न, परिणाम, ठीक है, उद्देश्य और साधन, ठीक। इनके बीच में आपको क्या करना है, तो संतुलन स्थापित करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है संचालन का 5वां कार्य है, आयोजन में जो भी हम उद्देश्य तय करते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए ये नियंत्रण को बनाया जाता है, नियंत्रण को लाया जाता है, कि जिससे आपका जो उद्देश्य है वो सही समय पर पूरा हो सके, ठीक है। इसके बाद नियंत्रण जो है उसमें प्रवृत्तियों की देखरेख की जाती है, ठीक। एक आपका विधान इसमें भी बना है कि नियंत्रण या दंडात्मक नहीं सुधारात्मक कदम है। 7वें चैप्टर में विधान आपका रिपीट होगा, फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि आपका ये विधान क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो लिखा है नियंत्रण दंडात्मक नहीं सुधारात्मक कदम है। क्यों, क्योंकि देखिए दंडात्मक का मतलब होता है दंड देना, सजा देना। तो क्या नियंत्रण जब कोई व्यक्ति करता है तो क्या आपको वो सजा देगा, ठीक है। और सुधारात्मक का मतलब क्या होता है कि सुधारना। तो हमको यही यहाँ पे समझाना है कि नियंत्रण जो है ना वो आपके अंदर सुधार लाता है, आपको सजा देने का काम नहीं है नियंत्रण का। नियंत्रण का काम क्या है कि आपको सुधारना, ठीक। तो इसी टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नियंत्रण में उद्देश्य के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख की जाती है, ठीक है। और नियंत्रण में क्या किया जाता है कि सभी प्रवृत्तियों को व्यवस्थित करके उसको कैसे काम करना है उसको समझाया जाता है, ठीक। नियंत्रण का कार्य जो है वो किसी कर्मचारी को दंड देना नहीं है। यानी नियंत्रण में क्या है, अगर आप कोई प्रवृत्ति कर रहे हो और आपसे नहीं हो पा रही, आप गलती कर रहे हो, तो उससे आपको सज़ा नहीं दी जाएगी उसके लिए, बल्कि आपको वो प्रवृत्ति किस तरीके से सही करनी है उसके लिए आपको यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, या आपको वो सजेशन दिया जाता है, आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बल्कि कर्मचारियों को गलती सुधारने को कहा जाता है। यानी अगर आप गलती कर दी आपने, कोई आप पकड़े गए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सज़ा नहीं मिलेगी। नियंत्रण अगर हो रहा है कर्मचारी का तो वहाँ पर आपको सज़ा नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको उस गलती को कैसे सुधारना है उसको बताया जाएगा, ठीक है।
आगे लिखा है इसमें कि नियंत्रण में नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो सभी प्रवृत्तियों की देखरेख करता है। यानी आप ऐसा सोचो मुझसे कोई गलती हो रही है, शायद जो नियंत्रण अधिकारी उसको ना पता चले, तो आप ये गलत फहमी में हो, ठीक है, उसको सभी प्रवृत्ति पता चल जाती है। नेक्स्ट इसमें आगे लिखा है कि यदि कोई कार्य में कर्मचारी को मुश्किल आ रही है तो उस मुश्किल को दूर करने का काम, ठीक है, और उसको सही ढंग से अस्तित्व में लाने का काम भी किसका है। आखिरी निधर अस्तित्व था कि सही ढंग से अस्तित्व में लाने का काम भी किसका है, तो नियंत्रण अधिकारी का ही है। ठीक, आगे लिखा है कि इस प्रकार नियंत्रण का कार्य कर्मचारी को दंड देना नहीं बल्कि उसको सुधारना है। और इस प्रकार से यह विधान सत्य है कि नियंत्रण ये दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक कार्य है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे इसके आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।